गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश और वर्तमान में मैं राजकीय महाविद्यालय गुठा में पदस्थापित हूँ। जो वीडियो श्रृंखला बनाई जा रही है आपके लिए इस कोरोना काल में, उस कड़ी में आज का जो ये वीडियो है ये बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के लिए है। क्लास बीए पार्ट फर्स्ट और सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर पेपर फर्स्ट। और आज के वीडियो में जो हम बात डिस्कस कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं जिस पर, वो है क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ तरुदत्त। जो तरुदत्त है उस बहुत प्रसिद्ध जो कवित्री हुई है इंडिया की, उसकी पोएम है आवर कैसुरिना ट्री। उसकी हम क्रिटिकल अप्रिसिएशन इस वीडियो में उस पर बातचीत एक संवाद कर रहे हैं। तो सबसे पहले तरुदत्त के बारे में। तरुदत्त का जन्म 1856 में हुआ और डेथ हुई 1877 में, यानी कि वो अपने धरती का जो उसका जीवन था, वो जीवन काल, लाइफ स्पैन, वो केवल 21 साल का ही था। उसको प्रथम भारतीय पोएट माना जाता है जो इंग्लिश में लिखती थी। और उसने जो चीज लिखी है, जो उसका चार्म है, जो आकर्षण है बातों को कहने का, उसके कारण वो हमेशा याद रखी जाएगी। वो ऑलराउंडर थी, बहुआयामी प्रतिभा की धनी थी, पोएट थी, नॉवेलिस्ट थी, ट्रांसलेटर और न जाने क्या क्या थी। यद्यपि वो 21 साल की एज में उसकी डेथ हो गई, लेकिन 21 साल की एज तक उसने बहुत कुछ प्रोज और पोएट्री में लिखा। तो काफी कह सकते हो रचनाएं उसकी थी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि 1856 में जब तरुदत्त का जन्म हुआ तो वो एक हिंदू परिवार में पैदा। जिसके पिता गोविंद चंद्र दत्त थे। तो गोविंद चंद्र दत्त क्रिश्चियनिटी से काफी प्रभावित हुए और 1862 में उन्होंने अपने परिवार ईसाई धर्म को अपना लिया, ईसाई बन गए। अच्छे रिच परिवार से थे। तो लेकिन उनके साथ ट्रेजेडी ये थी, उसके 3 बच्चे थे, यानी कि अरु, तरु और अब्जू। तरु दत्त और उसके एक भाई और एक बहन और थे। सभी के सभी एक बीमारी से पीड़ित थे। और 1866 के आसपास उसके भाई की डेथ हो गई, अब्जू की। फिर वो 1868 में यूरोप के दौरे पर चले गए सहपरिवार। वहां पर वो फ्रांस में, इटली में, इंग्लैंड में, वहां पर उसने काफी साल बिताए। फ्रांस में जब गए तो दोनों बहनों ने वहां की फ्रेंच लैंग्वेज सीख ली और फ्रेंच पोएट्री को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। और उस ट्रांसलेशन का जो टाइटल रखा उन्होंने, वो था ए शीप ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड। ये जो शीप होता है, पूली, जैसे अपने गेहूं वगैरह के काट कर फिर पूली बनाती गठड़ी, वो। तो उसके बारे में एक क्रिटिक ने कहा कि अगर हमारी फ्रेंच की ट्रांस पोएम्स गुम भी हो जाए तो खतरे की बात नहीं है कि हम इससे ट्रांसलेट वापस कर लेंगे। यानी कि उनकी जो ट्रांसलेशन थी फ्रेंच से इंग्लिश में, बहुत ही इफेक्टिव थी और प्रभावशाली थी। मोरोवर उसको जो है बहुत सी भाषाएं आती थी तरुदत्त को, फ्रेंच, जर्मन, संस्कृत, इंग्लिश। और तो और वो बहुत ही सेंसिटिव थी। तो जो 19वीं शताब्दी के आखिर में यूरोप में क्या बदलाव आ रहे थे लिटरेचर में, समाज में, इंडिया में क्या आ रहे थे, वो सब उसने अपनी पोएमों में दर्शाया है। अब बात करें, अगर हम कहें कि उसने केवल विदेशी भाषा नहीं, उसने इंडियन थीम्स पर भी काफी लिखा है। इंडियन हीरोज और हीरोइंस पर लिखा है, जैसे सावित्री, सत्यवान, सीता, लक्ष्मण, ध्रुव, एकलव्य, दशरथ, प्रहलाद और उसके पिता हिरण्यकश्यप। इन पर भी काफी उसने लिखा है। इसको हम ये कह सकते हैं शीप ग्लीन्ड इन संस्कृत फील्ड्स, क्योंकि संस्कृत के ग्रंथों से ये सारी चीजें बाहर निकल कर आती हैं। और इसको एक टाइटल दिया गया इसकी रचनाओं को, एंशिएंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। और उसके मरने के बाद 1882 में ये छपी। इसका जो पब्लिकेशन थी, यानी जो बुक थी, उसकी जो इंट्रोडक्शन थी, वो एक महान क्रिटिक और राइटर एडमंड गोस ने लिखी। उसने लिखा
कि लिटरेचर में ऐसा कोई सम्मान नहीं है जो कि इस लड़की के, जो कि 21 साल की एज तक उसने अपनी मातृभाषा से अलग भाषाओं में इतना कुछ लिख दिया जो कि एवर लास्टिंग वैल्यू का है, परमानेंट वैल्यू का है। उसने नॉवल भी लिखे और कह सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर की कवित्री थी। अब बात करें पोएम की, तो आवर कैसुलिना ट्री जो है बहुत ही प्रसिद्ध कविताओं में से एक है और लगभग हर एंथोलॉजी में जहां भी इंडो एंग्लियन पोएट्री पढ़ाई जाती है इसको शामिल किया जाता है। ये जो कवित्री है उसकी प्रकृति के प्रति कितनी लगाव है, कितना प्रेम है, उसको दर्शाती है। जो उस फिजिकली अगर ऊपरी तौर पर देखे तो कवित्री ने एक ऐसे पेड़ का वर्णन किया है जो पेड़ उसके कह सकते हैं उसके ग्राउंड में या उसके गार्डन में या उसके आंगन में उगा हुआ है और काफी बड़ा है। लेकिन उस पेड़ को अगर हम इंटरनल मीनिंग देखें, हिडन मीनिंग देखें, तो उसे कई मीनिंग निकलते हैं। तो एक तो यही कि वो इंडिया की कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। कैसुलिना ट्री इंडियन कल्चर है, ट्रेडिशन है। वो कैसे है वो आगे अगले स्टार में पढ़ेंगे। और इसमें ये दिखाती है कवित्री कि कितने वो एक एक चीज को बारीकी से अध्ययन करती है। अब हम बात करते हैं वो जो मैं भी बात करता उसी पर कि इंडियन कल्चर वाली जो, तो कैसुलिना ट्री है कहाँ उगा हुआ है? तरुदत्त के घरों के ग्राउंड में है। उसके आसपास जो है पेड़ काफी बड़ा है, उसकी बड़ी वो तना है, उस तने के चारों ओर एक लता, एक क्रीपर लिपटी हुई है, जैसे कि कोई अजगर चंदन के वृक्ष के लिपटा हुआ हो। ट्रंक में उसके स्टेम में काफी डेंट भी है, नोचेज भी, खरोच भी है। कवित्री कहती है कि कोई और दूसरा पेड़ होता तो वो सरवाइव नहीं कर पाता इस क्रीपर की। अब ये क्रीपर जो है प्रतीक है कि विदेशी आक्रांताओं का, विदेशी हमलों का, कि हमारे देश पर इतने विदेशी हमले हुए उसके बाद भी भारत की कल्चर जीवित है। अगर कोई और कल्चर होती तो वो जीवित नहीं रह पाती। और बल्कि दूसरी कल्चरों को हमने इस प्रकार अपने अंदर समावेश किया है कि वो हमारी एम्बेलिशमेंट मतलब डेकोरेशन की तरह और ब्यूटीफुल लगता है। जैसे उसी प्रकार जैसे भगवान शिव ने अपने गले में सांप डाल रखा हो और वो उसकी सुंदरता बढ़ाता है, जबकि कोई और व्यक्ति डाले तो उसको खतरा हो सकता है। The birds and bees gather in the branches of the tree throughout the whole day. इसका मतलब पूरा दिन उस पेड़ में बर्ड और बीज का क्या प्रतीक है? ये प्रतीक है विभिन्न प्रकार के सेक्ट के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग इकट्ठा रहते हैं। Often the garden is filled with the sweet song of the bird which sings continuously in the dark night. अंधकार में एक sweet singing bird गाता रहता है, उसकी आवाज सारे बगीचे में गूंजती रहती है। जो कवित्री सुबह उठते ही पेड़ देखती है और वो बहुत खुश हो जाती है। और कई बार खास करके सर्दियों में एक बूढ़ा बंदर जाके पेड़ की ऊंची चोटी पर बैठ जाता है और स्टेचू की तरह सनराइज को देखता रहता है। दिन को कुकू गाता है उसको वेलकम करने के लिए, दिन का वेलकम करने के लिए। और नींद में जो गाय है जो पूरी तरह से नहीं जगी है वो अपने अपने पास यानी चरने के लिए मैदान में जाती है। और जो तालाब है जिस पर उसकी छाया पड़ रही है पेड़ की, उस तालाब में व्हाइट वाटर लिली उगी हुई है और दूर से ऐसा लगता है जैसे बर्फ सारी इकट्ठा हो गई हो। जो कैसुलिना ट्री है वो कवित्री की आत्मा को बहुत ही प्रिय लगता है, क्योंकि ये सुंदर तो है ही, इसके अलावा दूसरा रीजन भी है जो इस कवित्री के दिल में इसके प्रति इतना प्रेम है। वो ये है कि वो अपने भाई और बहन अब्जू और अरु के साथ इस पेड़ के नीचे खेला करती थी। ये पेड़ उन यादों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो पेड़ हमेशा उसको प्रिय रहेगा। फिर अचानक उसको याद आता है कि उसके भाई और बहन तो इस दुनिया में नहीं रहे, तो उसको ऐसा लगता है जैसे पेड़ भी कोई आवाज उत्पन्न कर रहा है। और ये जो पेड़ है ये ऐसी आवाज उत्पन्न कर रहा है जैसे गोल पत्थर जो होते चिकने, उन पर पानी की टकराहट होती, लहरों का टकराना होता, वैसी आवाज
कवित्री सोचती है कि ये शायद कभी भी उनकी मौत से दुखी है और अपना दुख व्यक्त कर रहा है, शायद उनका भी असामयिक जो डिवाइस हो, मृत्यु बच्चों, उस पर दुख प्रकट कर रहा हो। और जैसा हम किसी की सहानुभूति व्यक्त करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं, तो इस उम्मीद के साथ करते हैं कि ये दुख उसकी सहानुभूति, उसकी आत्मा को शांति देगा, विश्वास के साथ। तो वैसा ही कवित्री मानती है। जो कवित्री जो है फ्रांस है, इंग्लैंड है, इटली गई थी यूरोप के टूर पर अपने परिवार के साथ, उसने ऐसी ही आवाज जैसी कैसरोना ट्री की आवाज है, वहां के पेड़ों के समुद्र के किनारे पर लहरों की टकराने की आवाज सुनाई दी थी। और जब भी उसको सुनाई देती थी, उसकी आंखों के सामने कैसरोना ट्री आ जाता था। इसीलिए कवित्री कहती है कि मैं इससे इतना प्रभावित हूं कि इसके सम्मान में एक गीत समर्पित करना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि ये पेड़ मुझे ही नहीं, उनको भी बहुत प्यारा था जो मुझे अपने जीवन से भी ज्यादा प्यारे थे, यानी कि अपने भाई और बहन की बात करती है। वो चाहती है, वह प्रार्थना करती है कि कैसरोना ट्री भी अमर पेड़ों में शामिल हो जाए। जैसे वर्ड्सवर्थ ने बोरोडेल लेक डिस्ट्रिक्ट में जो कविता लिखे, वहां के यू ट्रीज को अमर कर दिया, उसी तरह मेरा कैसरोना ट्री भी अमर रहे उसके मरने के बाद भी, क्योंकि इस पेड़ के नीचे ही उनको सभी प्रकार की फीलिंग्स आई हुई थी, जैसे फियर, ट्रेम्बलिंग, होप और डेथ, ये सब पर्सोनिफाई किए गए। फियर का मतलब ट्रेम्बलिंग होप है, यानी कि उम्मीद कम है। डेथ क्या है? एक प्रकार स्केलेटन है। डेथ तो हो सकता है अंत न हो, आत्मा अमर हो, लेकिन स्केलेटन उस बॉडी का अंत हो जाता है। और टाइम एक धागा है जो मृत्यु और जीवन को जोड़े हुए है, उसको शैडो यूज किया है। वो कहते हैं कि जो इस गीत के ऑनर में वो गीत लिख रही, हो सकता है वो गीत इतना पावरफुल न हो जो इसको अमर कर पाए, लेकिन उसका जो प्रेम है पेड़ के प्रति, वो इसको फॉरगेटफुल यानी कि भूल भुलैया में जाने से रोकेगा, अमर कर देगा। इस प्रकार वो अपनी उम्मीद करते हुए पेड़ अमर हो जाएगा। अब हम करते हैं इसका क्रिटिकल एनालिसिस। देखिए, वर्ड्सवर्थ की तरह तरु दत्त भी एक नेचर की जबरदस्त, मैनकाइंड की जबरदस्त प्रेमी थी। इस पोएम में उसने अपनी जो नेचुरल ब्यूटी को कविता के माध्यम से कैसे वर्णन किया जाता है, वो टैलेंट दिखाया है। ये जो पोएम की जो लाइनें हैं, ये इस पर्पज के लिए हम इनको कोट कर सकते हैं, जैसे लाइक ए ह्यूज पाइथन winding, wrapping round and round the rugged trunk indented deep with scars up to its very summit near the stars. A creeper climbs in whose embraces bound no other tree could live. ये जो लाइन है कितना माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है कवित्री ने, वो दिखाती है। ये जो पोएम है तरुदत्त की, ये दिखाती है कि तरुदत्त एक बहुत अच्छी पेंटर है। पेंटर ब्रश से नहीं, वो शब्दों से पेंट करते, यानी शब्दों का इस प्रकार वर्णन करते हमारी आंखों के सामने चित्र आने लग जाते हैं। कैसरोना ट्री को बहुत ही विविडली, बहुत ही क्लियरली, स्पष्टता से वर्णन किया है कवित्री ने। और जब हम पोएम को पढ़ते हैं तो जैसे हम मानसिक रूप से पेड़ के सामने चले गए या पेड़ हमारी आंखों के सामने आ गया हो, ऐसा हमें लगने लगता है। देखिए, सब जैसे किस प्रकार शब्दों से पेंट करती है उसका उदाहरण देखिए। समटाइम्स एंड मोस्ट इनविटेबल, जनरली और खास करके सर्दियों में, ऑन इट्स क्रेस्ट, क्रेस्ट और चोटी पर, एक ग्रे बेबून, बेबून उनके कुत्ते जैसे मुंह वाला उनकी, सिट स्टेचू लाइक अलोन, स्टेचू की तरह ऊपर बैठता है उसकी ब्रांच पर, वाचिंग सनराइज, सूर्य को उगते हुए देखते हुए। अब देखिए, जो कवित्री ने जो पर्सोनिफिकेशन का कितना एप्ट मतलब उपयुक्त यूज किया है, वो देखिए रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर इंस्टांस द फॉलोइंग लाइन देखिए, फियर, ट्रेम्बलिंग, होप एंड डेथ, द स्केलेटन एंड टाइम द शैडो। इस लाइन को एक्सप्लेन किया अगले स्टेप में। फियर, डेथ एंड टाइम आर पर्सोनिफाइड। फियर को कैसे पर्सोनिफाई किया गया है? ट्रेम्बलिंग होप, यानी कि ना उम्मीद करके डर, और डेथ को स्केलेटन के रूप में और टाइम को शैडो के रूप में क्रम पर्सोनिफाई किया गया है। जो कवित्री है वो इस बात का उत्तर देती है मेटाफिजिकल लेवल पर।
जो ह्यूमन लाइफ की जो जीवन की जो बेस है, आधार है, वो है मृत्यु, होप, आधार है होप, उम्मीद। और डेथ ये इनएविटेबल है, नहीं अटल है। अब डेथ जो है, हो सकता है जीवन का अंत में हो, आत्मा अमर हो, कोई हो सकती है, लेकिन जो स्केलेटन है वो तो मियरली ए फिजिकल एम्बॉडीमेंट ऑफ डेथ है, भौतिक रूप है उसका, मृत्यु का। और इट इज द सोल ऑफ द दैट इज इमॉर्टल। और टाइम इज द थ्रेड, धागा है, दैट होल्ड्स लाइफ एंड डेथ टुगेदर, जो जीवन मृत्यु दोनों को जोड़े रखता है। इट इज ए मियर शैडो ऑफ नो सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस नहीं इसमें। वन मोमेंट क्रीपिंग स्लोली, द नेक्स्ट स्पीडिंग बाय इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। अगला पल कब क्या आ जाए एक ही सेकंड में पता भी नहीं चलता। हम इस प्रकार निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि शायद कवित्री ये कहना चाहती है कि टाइम एक कवि के जीवन में लिविंग इन टाइम शैडो का, समय की परछाई में, पता नहीं कब उसका अंत आ जाए। Perhaps she is speaking of her fragile hopes, बहुत ही कमजोर उम्मीद, ना उम्मीद की बात करिए। That the tree remains free of oblivion curse, कि वो तो हो सकता है न मर जाए, लेकिन हो सकता है भगवान पेड़ को forgetfulness से, यानी भूल भुलैया से के अभिशाप से बचाएगी। और then again she is giving voice to her fears, वो अपने डर को एक्सप्रेस करते कहती है that when she dies her precious memories will be lost to the world and will the tree continue to be a symbol of her cherished childhood, और पेड़ जो है उसके cherished संजोए हुए बचपन का प्रतीक रहेगा। जो कवित्री है वो कहती है कैसुलिना ट्री जो है वो अमर पेड़ों में काउंट हो, और वो इसके लिए पोएम लिखी है जिससे कि वो भूल सके या भूल भुलैया जाने से उसको बचा सके। कहती है that would thy beauty feign, फिर खुशी खुशी में रिहर्स प्रैक्टिस की, तुम्हारी सुंदरता को खुशी खुशी इसको वर्णन किया जा सकता है। मे लव डिफेंड दी फ्रॉम ऑब्लिवियन, और जो मेरा प्यार है पेड़ के प्रति वो इसको भगवान करे भूल भुलैया में जाने से रोके। तरुदत्त की जो पोएट्री है वो उसमें एक चीज देखने को मिलती है कि इसकी भाषा पर और मीटर पर मास्टरी है। उसमें एक जीवन के उस पल को रिकैप्चर करने की वैरायटी और डेप्थ के साथ कैपेसिटी है। एंड अंडरकरंट ऑफ मेलंकोली फ्लोज थ्रू आउट हिज पोएम्स, मतलब उदासी का एक उसका बहता रहता है। दिस टचेस आवर हार्ट, और यही चीज हमारे दिल को छूती है। द सिमिलीज जो इसमें यूज किया आर एप्ट एंड हाईली सजेस्टिव। सजेस्टिव का मैंने कई बार मीनिंग बता चुका कि पुट द आइडिया इनटू माइंड क्लियरली। द पोएम कंसिस्ट ऑफ 5 स्टैंजा ऑफ 11 लाइन्स, हर एक 5 स्टैंजा 5 स्टैंजा 11 लाइन के हैं। द राइम स्कीम ऑफ ईच स्टैंजा ए बी बी ए सी डी ई सी डी सी डी सी ई ई ई, ये इस प्रकार उसकी राइम स्कीम है। अब हम कंक्लूजन की बात करें। इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टैंजा है इट इज एन ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्री, मतलब कवित्री वो वर्णन कर रही जो उसको दिखाई दे रहा है। द सेकंड रिलेट्स द ट्री टू तरुज own impressions of it at different times, कि अलग-अलग समय उसका खुद का क्या उसको कैसा लगता है उसका वर्णन है सेकंड स्टैंजा। थर्ड स्टैंजा लिंक्स अप द ट्री विद तरुज मेमोरीज ऑफ हर ब्रदर एंड सिस्टर, तीसरे में भाई और बहन की याद से उसको जोड़ देती है। फोर्थ ह्यूमनाइजेस द ट्री, पेड़ का मानवीकरण हो जाता है। फोर इट्स लेमेंट इज ए ह्यूमन रिकॉर्डेशन ऑफ पेन एंड रिग्रेट, क्योंकि वो जो दुख व्यक्त कर रहा है वो आदमी जैसा करते हैं वैसा ही कर रहा है। द लास्ट स्टैंजा, और आखिरी में तो उसकी इच्छा है कि वो पेड़ को अमरता प्रदान करना चाहता है। पोएम की अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कंप्लीट पोएम है। इंडिविजुअल स्टैंजा में बड़े ही बारीकी से कवि ने ध्यान दिया है, और मास्टरी ऑफ फ्रेज और रिदम और म्यूजिक और साउंड और आइडियाज में कैसुलिना ट्री सुपर पीस ऑफ राइटिंग है। तरुदत्त शायद वो ऐसा कर सके और दोबारा न कर पाए, इसका उदाहरण है। अमरनाथ झा क्रिटिक ने कहा देयर आर फ्यू पोएटिक ग्लोरीज व्हिच गिवन मैच्योरिटी शी कुड नॉट हैव अचीव्ड, मतलब कुछ ऐसी कविताएं होती, कुछ ऐसी रचनाएं होती, कुछ ऐसी उपलब्धियां होती कि कितना भी मैच्योर आदमी है वो भी उसको
रिपीट नहीं कर पाता। तो वैसी ही एक कविता है कि छोटी सी उम्र में उसने एक ऐसी कविता लिख दी जिसको कोई मैच्योर कवि दोबारा नहीं लिख सकता है। बट स्पेकुलेशन और प्रोमिस अपार्ट, भाई अंदाजा वादों इनको अलग रखें, तरूज एक्चुअल रिकॉर्ड एज ए पोएट डज कंपेल रिकॉग्निशन, वो हमें मजबूर करती है कि हम उसको पहचाने। मिस्टर H.A.L. फिशर इज नो मोर देन जस्ट व्हेन ही राइट्स, और उसने बिल्कुल सही कहा है जब उसने कहा दिस चाइल्ड ऑफ द ग्रीन वैली ऑफ द गंगेज, गंगा घाटी का छोटा सा बच्चा यानी तरुदत्त, हैज बाय sheer force of native genius, इसकी वाली मात्र जीनियस यानी बुद्धिमत्ता के कारण, earned for himself the right to be enrolled in the great fellowship of English poets, कि अपनी योग्यता के कारण, टैलेंट के कारण जो महान अंग्रेज कवि हुआ उसमें उसका नाम अपने आप स्थापित हो जाता है। कहने का मतलब कवित्री ने अपनी उपलब्धि, अपनी टैलेंट का जबरदस्त प्रदर्शन किया है। थैंक यू वेरी मच।